हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी जे इलेक्ट्रिकल का जो बैच स्टार्ट हुआ है करियर लैब पे, आज उसकी एक डेमो क्लास में लूंगा। और इस डेमो क्लास में आपको मैं इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करने वाला हूं। और इस इलेक्ट्रिकल मशीन में आज मैं आपको डीसी मशीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। तो डीसी मशीन की पहली क्लास होगी, तो पहली क्लास से ही बहुत डेप्थ में तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में हम गहराई पे जाते हैं। बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मैं डीसी मशीन का आज दूंगा इस डेमो क्लास में। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप परेशान कई बार रहते हो कि सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लाइव होंगे। तो मैं अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच तो अलग चल रहा है, उसकी बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन आपका पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, मेजरमेंट पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर सिस्टम पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा नेटवर्क थ्योरी में जो एसी एनालिसिस वाला पार्ट है, जैसे कि आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, लीड लैग, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, इंपीडेंस और ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस, टू पोर्ट नेटवर्क, ये सारी चीजें भी लाइव पढ़ाई जाएंगी। तो इतने टॉपिक्स लाइव होंगे। रिकॉर्डेड में क्या होगा, रिकॉर्डेड में नेटवर्क थ्योरी का जो डीसी वाला हिस्सा है वो रिकॉर्डेड होगा। और कितने दिन पहले का रिकॉर्डेड होगा, बिल्कुल ताजा, भी 2 दिन पहले पढ़ा के खत्म किया है, 2 महीने के अंदर ही पढ़ाया गया, वो उसके पुराना नहीं है कि आप सोचो बहुत पुराना है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको रिकॉर्डेड अपलोड करवाया जाएगा, वो भी 3-4 महीने पहले पढ़ा के कंप्लीट किया है मैंने, तो भी। और उसमें भी मॉसफेट वगैरह भी पढ़ाना बाकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डेड रहेगी, जो 2-3 महीने पहले खत्म की गई है। और डीसी वाला पार्ट जो है नेटवर्क थ्योरी का, वो आपको रिकॉर्डेड अपलोड करवाया जाएगा, जो 2-3 दिन पहले अभी कंप्लीट किया गया है। यानी 2 महीने 3 महीने पहले ही सब कंप्लीट किया गया, उसके पुराना कुछ भी नहीं है कि 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, ऐसा नहीं है। और मशीन पूरी लाइव, और मेजरमेंट और पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूडब्ल्यू, ये सब लाइव होगा। तो आपकी लाइव क्लास तो कल से मैं स्टार्ट करूंगा एसी एनालिसिस से, लेकिन आज डेमो क्लास के तौर पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मोटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे, उनकी डिमांड है कि सर डेमो क्लास दीजिए, डेमो क्लास दीजिए। तो डेमो क्लास आज होगी, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपकी पहली क्लास है एक तरीके से। बाकी जो बच्चे नए हैं वो ये बैच आरआरबी जे इलेक्ट्रिकल का करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 2999 है, वैलिडिटी इसकी 1.5 साल है। इसमें सीवीटी 1 और 2 पूरा रहेगा। सीवीटी 1 जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा, वो इस बैच में था ही नहीं, बट तो मैंने डलवाया है बात करके कि रिकॉर्डेड ही डाल दिया जाए। तो रिकॉर्डेड रहेगा आपका नॉन टेक का हिस्सा सीवीटी 1 का, जिसमें मैथ आदित्य वशिष्ठ सर की, रीजनिंग पीयूष वासने सर की, फिजिक्स अंकुर सर की, केमिस्ट्री सत्येंद्र सर की, बायो जुबेर एहसानी सर की, और बाकी जो आपकी ज्योग्राफी वगैरह रहेगी या इन्वायरमेंट वगैरह रहेगा विवेक सर का रहेगा, कंप्यूटर यतेंद्र सर का रहेगा। तो टीचर सारे अच्छे हैं करियर के, आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम डीसी मशीन, शुरू करें। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप आरआरबी जेईई के लिए पढ़ोगे तो किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना आपको, टेक्निकल में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ना, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही आप किसी सब्जेक्ट पे हाथ लगाना। नेटवर्क थ्योरी सबसे पहले आपको पढ़नी है, इसी के बाद आप मशीन पे हाथ लगाना, इसी के बाद आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे हाथ लगाना। इसको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, या लीड लैग क्या है। अगर लीड लैग पता नहीं होगा, सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये नेटवर्क थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, खास करके एसी एनालिसिस वाला पार्ट, क्योंकि जब बार बार आप फेजर डायग्राम पढ़ोगे या फिर लीड लैग का कॉन्सेप्ट देखोगे, तो बिना एसी एनालिसिस के आपको मशीन में या बाकी सब्जेक्ट में जरूरत पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बिना एसी पढ़े या बिना नेटवर्क थ्योरी कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आपको 80% से ज्यादा उस सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। बात आ रही समझ में? इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद किसी सब्जेक्ट पे हाथ लगाइए। तो सबसे पहले ये नेटवर्क थ्योरी नंबर 1 पे, उसके बाद आप किसको पढ़ोगे, उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा नेटवर्क थ्योरी के बाद आप नंबर 2 पे मशीन को पढ़िए। सबसे पहले इसको, उसके बाद इसको, इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर कभी किसी को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑर्डर आप बदल सकते हो कि सबसे पहले इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा। जब आप इसको पढ़ लोगे ना, तो जो आधारभूत चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। बिना मशीन के अगर आप मेजरमेंट पढ़ोगे ना, तो भी दिक्कत आएगी समझने में। आपको लगता है सर डायरेक्ट मैं मेजरमेंट पढ़ लूंगा तो क्या होगा, कम समझ में आएगा, कुछ चीजें फील नहीं आएंगी आपको अगर आप बिना मशीन के मेजरमेंट पढ़ोगे। बिना मशीन का पावर सिस्टम भी पढ़ोगे, समझ में तो आएगा,
बट कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपको परेशान करेंगी, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पावर सिस्टम में परेशान करेंगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मशीन में बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल होता है पावर सिस्टम में। कुछ कॉन्सेप्ट मशीन में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, उसका इस्तेमाल मेजरमेंट में होता है। इसलिए मेरी सलाह है कि सबसे पहले इसको पढ़ो, फिर उसके बाद इसको पढ़ो, उसके बाद जिसको मन में उसको पढ़ो, उसके बाद किसको पहले पढ़ना है बाद में पढ़ना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इसमें मेजरमेंट नहीं है। हाँ, मतलब इसको पढ़ो फिर इसको, उसके बाद चाहे पावर सिस्टम को पढ़ो चाहे मेजरमेंट को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, या भी पढ़ो ये पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको पहले, उसके बाद इसको, उसके बाद जितने सब्जेक्ट बचे हैं उसमें किसी को पहले किसी को बाद में पढ़ लो अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़ लो, पावर सिस्टम नहीं आता तो पावर सिस्टम पहले पढ़ लो, ठीक है। लेकिन पहले इसको फिर इसको, उसके बाद किसी को भी आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, उसके बाद इसको पढ़ो, नंबर 3 पे चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी सलाह है पहले इसको फिर इसको, उसके बाद आप देखते हैं, ठीक है। वो आज से कल तक अपलोड हो जाएगा स्वरूप। तो शुरू करते हैं। डीसी मशीन की डेमो क्लास है ये। सर मशीन यहां से कंटिन्यू होगी क्या? नहीं, डेमो क्लास है, कंटिन्यू हम एसी एनालिसिस से करेंगे, कंटिन्यू एसी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मशीन पढ़ेंगे, क्योंकि बिना एसी के आपको मशीन समझ में नहीं आएगी। एसी एनालिसिस कम से कम 30 घंटे चलेगा, 30-32 घंटे, उसमें पूरा एसी को खोल के रख देंगे। अगर आपको पावर फैक्टर, लीड, लैग, इन सब में तकलीफ है ना, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। डीसी मशीन, सर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आएगा? मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देता हूं, लिखने का काम मैं इंग्लिश में करूंगा, लिखने का काम जेई के बैच में हिंदी में नहीं होगा, लिखने का काम मैं इंग्लिश में करूंगा, समझाने का काम हिंदी में रहेगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे ही समझाएंगे। लिखने का काम भी जो होता है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको बेसिक टर्म्स थोड़े बहुत ही पता होंगे। तो लिखने का काम इंग्लिश में, समझाने का काम हिंदी में, ये भाषा रहेगी। आप ये अगर उम्मीद करो कि लिखा भी हिंदी में जाएगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन समझ में आपको आएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। डीसी मशीन दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है डीसी मोटर और एक हो सकती है डीसी जनरेटर। डीसी मशीन दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है डीसी मोटर और एक हो सकती है डीसी जनरेटर। डीसी मोटर को हम क्या करते हैं, डीसी मोटर को, अगर आपके पास डीसी मोटर है तो मोटर को इनपुट के तौर पे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। मोटर को इलेक्ट्रिकल इनपुट जो देते हैं, कोई भी मोटर हो उसको इनपुट जो देते हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, यानी वोल्टेज वगैरह देंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। और जब मोटर को इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, वोल्टेज वगैरह देंगे, तो मोटर घूमने लगती। कैसे घूमती है? क्योंकि उसमें टॉर्क पैदा होता है, बलाघूर्ण पैदा होता है, और इस टॉर्क की वजह से आपकी मोटर घूमती है। तो डीसी मोटर में आउटपुट पे क्या मिलेगा? टॉर्क, जो टॉर्क मोटर को घुमाएगा। जैसे आपके कमरे में पंखा है, आपने स्विच ऑन किया, उसको करंट मिली और पंखा घूमना स्टार्ट कर दिया, तो स्विच ऑन करने से उसको क्या मिला? इलेक्ट्रिकल इनपुट मिला, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिला, और फिर उसमें बलाघूर्ण यानी टॉर्क है जो उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो आउटपुट पे क्या मिलता है? टॉर्क, या इसको हम टेक्निकल टर्म से बोलते हैं मैकेनिकल आउटपुट। इलेक्ट्रिकल इनपुट हम देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। मैकेनिकल आउटपुट मतलब जो घूमने वाला काम है वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो वोल्टेज आप देते हो इलेक्ट्रिकल इनपुट तौर पे, वो डीसी वोल्टेज दिया जाता है। अगर डीसी मोटर है तो जो वोल्टेज देते हो डीसी वोल्टेज दिया जाता है, डीसी वोल्टेज या डीसी इनपुट, डीसी वोल्टेज। डीसी मोटर को हम एसी सप्लाई नहीं देते हैं, डीसी मोटर को इनपुट पे हम क्या देते हैं? डीसी वोल्टेज देते हैं, एसी वोल्टेज नहीं देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो देते हैं उसमें क्या होता है? डीसी वोल्टेज देते हैं, मैकेनिकल आउटपुट पैदा होता है, यानी टॉर्क पैदा होता है, मोटर घूमती है। ये कहानी तो मोटर की है। डीसी जनरेटर का क्या काम है? जो जनरेटर होता है आपका, इसको घुमाया जाता है किसी बाहरी स्रोत से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको घुमाते हैं। घुमाने को क्या बोलेंगे? बाहर से किसी सोर्स से घुमाएंगे। मान लीजिए मैंने अपने हाथ से पकड़ के इसको घुमा दिया, मैंने अपने हाथ से पकड़ के इसको घुमा दिया, तो हाथ से पकड़ के घुमाने को बोल सकते हैं मैकेनिकल इनपुट दिया। किसी चीज को पकड़ के घुमा देना मतलब मैकेनिकल, तो हम इसको मैकेनिकल इनपुट देते हैं। मैकेनिकल इनपुट, यांत्रिक इनपुट। मैकेनिकल इनपुट मतलब पकड़ के घुमा देना। और जब इसको हम घुमाते हैं तो आउटपुट पे वोल्टेज देता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? ये वोल्टेज पैदा कर देगा। क्या पैदा करेगा? वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल आउटपुट।
यानी इसको पकड़ के घुमाओगे तो वोल्टेज पैदा करेगा। अब यह भी बात आपको पता होनी चाहिए, अगर ये डीसी जनरेटर है तो कैसा वोल्टेज पैदा करेगा, ये डीसी वोल्टेज पैदा करेगा। वोल्टेज पैदा तो करेगा, आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा कैसा होगा, डीसी होगा, एसी होगा, कैसा होगा, तो फाइनली आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है वो डीसी वोल्टेज मिलेगा। यानी अगर डीसी मोटर है तो इनपुट पे जो वोल्टेज देंगे वो डीसी वोल्टेज देंगे, और अगर डीसी जनरेटर है तो आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो डीसी वोल्टेज मिलेगा। यानी डीसी मशीन में काम डीसी का है, मोटर है तो डीसी दोगे, जनरेटर है तो डीसी मिलेगा। मोटर है तो डीसी दोगे, जनरेटर है तो डीसी मिलेगा। जनरेटर में क्या करेंगे, इसको पकड़ के घुमाएंगे 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 और वोल्टेज पैदा होता रहेगा, घुमाएंगे घुमाएंगे वोल्टेज पैदा होता रहेगा। और मोटर में क्या है, वोल्टेज देते रहेंगे, वोल्टेज या करंट या इलेक्ट्रिकल इनपुट देते रहेंगे, और इसमें मैकेनिकल आउटपुट मतलब मोटर घूमती रहेगी। ये काम तो मोटर और जनरेटर का हो गया, बेसिक डिफिनेशन हमने बता दिया आपको। अब हम इसमें एक एक करके इसकी एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। आज हम आपको डीसी मोटर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि डीसी मोटर घूमती कैसे है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस डायरेक्शन में घूमेगी ये हम कैसे पता कर सकते हैं, या डायरेक्शन क्या होगी उसको पता करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहानी होगी डीसी मोटर की। तो आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। देखो डीसी मोटर की वर्किंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में जितना थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं वो बताएंगे। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, हमने क्या किया, ध्यान से देखना आप। एक मटेरियल लिया, ये क्या लिया, एक मटेरियल लिया हमने, एक इधर एक इधर। इस मटेरियल पे हमने एक वायर लपेटा, क्या लपेटा, वायर या क्वाइल लपेट दिया ऐसे। ऐसे और फिर इसको डीसी वोल्टेज दे दिया, क्या दे दिया, डीसी वोल्टेज। ये एक मटेरियल लिया ब्लैक वाला, ठीक, कोई मटेरियल लिया, इसके ऊपर क्वाइल लपेट दिया ऐसे, और फिर इसको डीसी सप्लाई दिया, क्या दे दिया, डीसी वोल्टेज दे दिया, डीसी वोल्टेज। जैसे ही हमने इसको डीसी वोल्टेज दिया, तो जब भी किसी मटेरियल के ऊपर वायर लपेट करके उसको करंट दी जाती है, वो मटेरियल चुंबक बन जाता है। यह आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन की पहली क्लास से स्टार्ट करोगे, वहीं पे सब चीजें स्टार्ट की जाएंगी, बताई जाएंगी कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है, चुंबक क्या है, और परमिएबिलिटी क्या है, रिलक्टेंस क्या है, सारी चीजें वहीं बताई जाएंगी। अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा। ये एक मटेरियल लिया हमने, जब उसके ऊपर वायर लपेट देते हैं और उसको करंट दे देते हैं तो चुंबक बन जाता है। अब मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला मटेरियल था, इसके ऊपर हमने वायर लपेटा और जब करंट दिया तो ये मटेरियल बन गया नॉर्थ पोल और ये मटेरियल बन गया साउथ पोल। ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा वो डिपेंड करता है आपने वायर को लपेटा कैसे है। आपने ऐसे ऐसे लपेटा है या आपने ऐसे ऐसे लपेटा है, आपने ऐसे ऐसे लपेटा है या आपने ऐसे ऐसे लपेटा, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैंने ये मान लिया किस मटेरियल के ऊपर हमने टर्न्स लपेटा, इस मटेरियल के ऊपर हमने टर्न्स लपेटा, ये नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया। अब जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल की तरफ जाता है। जैसे फ्लक्स आपका जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, फ्लक्स आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, किधर से किधर, किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स आपका आगे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ये फ्लक्स आया कहां से, ये मटेरियल था, उसके ऊपर आपने वाइंडिंग लपेटी और डीसी सप्लाई दे दिया। तो ये जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है ना ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और इस फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स आया उसको बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फील्ड फ्लक्स। और जो मटेरियल है ब्लैक वाला, ये जो पोल है, इसको बोलते हैं फील्ड पोल्स। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड पोल्स। ये जो पोल है नॉर्थ साउथ, इसको फील्ड पोल्स बोलते हैं। फील्ड पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और जो फ्लक्स आता है फील्ड पोल्स से या फील्ड वाइंडिंग से उसको बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स, बिना इस फील्ड फ्लक्स के काम नहीं होने वाला है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। ये आपका फील्ड फ्लक्स हो गया जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसे हमने बना दिया, लीजिए ठीक। ये जो आपका पोल है, ये ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं फील्ड पोल।
क्या बोलते हैं, फील्ड पोल। और जो वाइंडिंग है आपकी ये ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड पोल या फील्ड वाइंडिंग ये रुके रहते हैं, स्टेशनरी पार्ट का हिस्सा होते हैं ये। ठीक, मैं फंक्शन में लिख दे रहा हूं, फंक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज, फंक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल्स इज टू प्रोड्यूस फील्ड फ्लक्स, या फील्ड फ्लक्स को ही आप बोल सकते हो वर्किंग फ्लक्स या यूजफुल फ्लक्स। यही फ्लक्स आगे काम आएगा, अभी देखना आप, वर्किंग फ्लक्स या यूजफुल फ्लक्स। फंक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज टू प्रोड्यूस फील्ड फ्लक्स और वर्किंग फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है यूजफुल फ्लक्स, ये क्या है, फ्लक्स जो है आपका ये फील्ड फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्या है, फील्ड फ्लक्स है। तो फील्ड फ्लक्स या इसे ही वर्किंग फ्लक्स या इसे यूजफुल फ्लक्स कहते हैं। ये किससे पैदा होता है, फील्ड वाइंडिंग से, फील्ड पोल से पैदा होता है। जरूरत क्या पड़ी फील्ड फ्लक्स की भी देखेंगे। यहां बीच में होता है आपका रोटर, बीच में क्या होता है, रोटर होता है। बीच में आपका रोटर है, क्या है, रोटर। ये रोटर है आपका बीच में। बीच में रोटर है, बीच में क्या है, रोटर। इसको हाथ से बनाते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ये बीच में आपका रोटर है। ये क्या है, रोटर। रोटर के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं रोटर के अंदर, या वाइंडिंग होती है रोटर के अंदर। रोटर के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर्स, या रोटर के अंदर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। ये क्या है, रोटर के कंडक्टर्स हैं या वाइंडिंग है रोटर की, ऐसे ऐसे बना रिप्रेजेंट कर रखा है। ये जो आपका ये रोटर के कंडक्टर हैं और रोटर की वाइंडिंग है। रोटर कंडक्टर या रोटर वाइंडिंग। जो डीसी मशीन है उसमें जो रोटर है उसको आर्मेचर भी बोलते हैं। रोटर को क्या बोलते हैं, आर्मेचर ही बोलते हैं। और रोटर में जो वाइंडिंग होगी इसके अंदर उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो याद रखना आप इस चीज को कि रोटर की वाइंडिंग को क्या कहते हैं डीसी मशीन में, तो रोटर की वाइंडिंग को हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। कहां, डीसी मशीन में या डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग। रोटर की वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर को आर्मेचर बोलते हैं। और जो स्टेटर की वाइंडिंग है, फील्ड पोल की वाइंडिंग, उसको बोलते हैं, स्टेटर की वाइंडिंग को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो होती है फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर की वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग। ये स्टेटर है, ये डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे डायग्राम होता है एक्चुअली। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ये है आपका स्टेटर, ये स्टेटर है आपका। इसमें आपके पास पोल्स होते हैं, ऐसे देखो, एक पोल यहां है, एक पोल यहां है, एक पोल यहां है, एक पोल यहां है। ये पोल्स हैं। क्या हमने किया होगा, इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग लपेटी होगी, ऐसे गई, फिर यहां से यहां गई, एक एक करके लपेटो, ज्यादा नहीं, ऐसे ऐसे गई यहां, ऐसे, और फिर यहाँ डीसी सप्लाई दे दिया हमने। जैसे आपने डीसी सप्लाई दिया इन मटेरियल्स के ऊपर वाइंडिंग लपेट के, तो अगर किसी मटेरियल पे वाइंडिंग लपेट दी जाए और उसको करंट दे दिया तो चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक, मैग्नेट। तो हमने मान लिया कि जब इस मटेरियल के ऊपर आपने वाइंडिंग लपेटी तो वाइंडिंग को इस तरीके से लपेटा गया, जैसे इस पोल है, इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटने के दो रास्ते हैं, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, एक ऐसा, दूसरा ऐसा। तो मैंने इस पे वाइंडिंग को इस तरीके से लपेटा कि ये अगर नॉर्थ पोल बना है तो ये साउथ पोल बनेगा, फिर ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। यानी जो पोल्स होंगे वो अल्टरनेट होंगे, नॉर्थ के बाद साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। लगातार दो नॉर्थ नहीं बनाना है या लगातार दो साउथ भी नहीं बनाना है।
एक नॉर्थ के बाद एक साउथ आएगा, फिर साउथ के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ। तो ये जो पोल्स थे इसको फील्ड पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो पोल्स हैं आपके, ये जो पोल्स हैं आपके, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड पोल्स। और जो वाइंडिंग है आपकी फील्ड पोल्स के ऊपर ग्रीन वाली, ये जो वाइंडिंग है आपकी, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक, ये पूरा हिस्सा तो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। दिस होल पार्ट इज स्टेशनरी, दिस इज नॉट मूविंग, ये रुका है, स्थिर है। तो स्टेशनरी हिस्सा है ये। तो फील्ड वाइंडिंग क्या घूमती है, रुकी रहती है? रुकी रहती है। फील्ड पोल्स घूमते हैं, रुके रहते हैं? रुके रहते हैं। तो फील्ड पोल हो, फील्ड वाइंडिंग, सब स्टेशनरी पार्ट का हिस्सा है। और जो वाइंडिंग लपेटी गई है पोल पर, वो फील्ड वाइंडिंग वही है। स्टेटर की वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं डीसी मशीन में। क्या बोलते हैं? ये हमने बनाया था, शायद यहां से आपको उतना अच्छे समझ नहीं आया, यहां से थोड़ा अच्छे समझ में आया होगा। स्टेटर की वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, और जो रोटर की वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। रोटर मान लीजिए ऐसा है आपका, ये रोटर है, रोटर के अंदर भी वाइंडिंग होगी। तो रोटर की जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर भी टर्न्स होते हैं। रोटर को आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रोटर को? ये रोटर है, या इसे क्या बोलते हैं? आर्मेचर। और इसकी वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है, रोटर की वाइंडिंग। ये रोटर की वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर की वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग। इतनी कहानी समझ में आई आपको? सवाल फिर आएगा, डीसी मशीन में रोटर की वाइंडिंग को क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा डीसी मशीन में रोटर की वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। डीसी मशीन में स्टेटर की वाइंडिंग को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा स्टेटर की वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। सवाल आएगा फील्ड वाइंडिंग का फील्ड या फील्ड पोल का क्या काम है? तो आप बोलना फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल का काम है फील्ड फ्लक्स को पैदा करना, या यूजफुल फ्लक्स को, या वर्किंग फ्लक्स को पैदा करना। ठीक, इतनी कहानी आ गई। अब बात करते हैं रोटर घूमेगी कैसे? कैसे घूमेगी? इसको घुमाना भी तो है सर, कैसे घूमेगी ये? देखो, घुमाते हैं। ये है आपकी, ये है आपका पोल, इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी आपने। और डीसी सप्लाई दे दिया आपने। तो डीसी सप्लाई देने के बाद ये बन गया मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लक्स जाएगा ऐसे। ये फ्लक्स है आपका, ये फ्लक्स है, नॉर्थ है, साउथ है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड पोल्स है, ये फील्ड पोल्स है। जो रोटर की वाइंडिंग है इसके अंदर वाइंडिंग का जो डायग्राम होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। मैं उसको एक सिंपल तरीके से बना करके आपको वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने मान लिया कि जो रोटर की या आर्मेचर की वाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये रोटर की वाइंडिंग है, ये है रोटर की वाइंडिंग, ऐसे, मतलब ऐसे होती है क्वाइल रोटर की, ऐसे मान लिया हमने, ऐसे। ये रोटर की क्वाइल हमने कुछ ऐसे मान लिया, ये रोटर की वाइंडिंग ऐसे, तो ही बना दिया हमने ये रोटर की वाइंडिंग। अभी थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन से थोड़ा लंबा खींच दिया ना, इतना लंबा बनाने की जरूरत है नहीं, आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ये था, इसे थोड़ा लंबा खींच, ये रोटर की वाइंडिंग है। ठीक, अब देखो डीसी मशीन अगर है, डीसी मोटर की बात हम कर रहे हैं ना, मोटर को क्या करते हैं? इनपुट पे डीसी वोल्टेज देते हैं। मोटर को क्या देते हैं इनपुट पे? डीसी वोल्टेज। तो अगर आप मोटर को डीसी वोल्टेज देते हो, मोटर को इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हमने दे दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी। डीसी वोल्टेज देना है ना, एक बैटरी लगा दी हमने। ये जो डीसी मोटर को इनपुट पे क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल इनपुट। इलेक्ट्रिकल इनपुट मतलब डीसी वोल्टेज। ये डीसी वोल्टेज हमने दे दिया। क्या क्या डीसी वोल्टेज दिया? जब डीसी वोल्टेज दिया तो यहां पे करंट फ्लो करेगी ऐसे। ये करंट आई फ्लो करेगी मान लीजिए ऐसे, यहां से जितनी करंट चलेगी घूम के वापस।
ये कहानी चलेगी। जब इसमें करंट जाएगी तो क्या होगा? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये एक कंडक्टर है, चालक है, मतलब एक कॉइल क्या है, एक तरीके से एक कंडक्टर है, टर्न है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है। फिर ध्यान से सुनो, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग मतलब करंट कैरी करने वाले कंडक्टर को, जिसमें करंट हो, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है या इस पर एक टॉर्क लगता है जिसके कारण घूमेगी। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it, and due to that force, this coil will rotate. ये इसका प्रिंसिपल है। करंट कहां से आई? ये करंट हमने दिया है, कहां से दिया भाई? मोटर है तो डीसी वोल्टेज देंगे ना, हाँ, तो जो डीसी वोल्टेज देने से करंट आई वो करंट है ये। अच्छा, ये फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहां से आया? फील्ड पोल से आया। फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड पोल का काम है फ्लक्स पैदा करना। तो जब भी किसी धारावाही चालक जिसके अंदर धारा बहे, ऐसा चालक, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है जिसके कारण वो घूमती है, और घूमती है, यही सिद्धांत है इसका। तो व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट को कैरी करने वाले कंडक्टर को, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड ड्यू टू व्हिच इट रोटेट्स। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल लगता है जिसके कारण ये घूमती है, ये सिद्धांत है इसका। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए करंट कैरिंग, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, when a current carrying conductor is placed in magnetic field, then a force acts on it, and due to which it rotates. This is working principle of डीसी मोटर। जब किसी धारावाही चालक को, धारावाही चालक मतलब जिस चालक के अंदर धारा बह रही हो, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा या बलाघूर्ण लगेगा जिसके कारण घूमेगी। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it, and due to that force it will rotate. करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट है ना, करंट और चुंबकीय क्षेत्र है। ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। बार बार आपसे पूछा जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का, तो आप ये बोलना जो लिखा हुआ यही है वर्किंग प्रिंसिपल। फिर सवाल आता है कि अच्छा मोटर घूमेगी किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस दिशा में घूमेगी मोटर, वो दिशा कैसे पता करेंगे? तो मोटर के घूमने की दिशा होगी किधर, वो पता करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ये पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of DC motor can be found by, direction of rotation of DC motor can be found by using Fleming left hand rule। Fleming left hand rule। सवाल ये भी पूछा जाता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज होता है, तो आप बोलना डीसी मोटर में यूज होता है। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा कैसे पता करते हैं, किस रूल से पता करते हैं, तो आपका जवाब होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यानी डीसी मोटर कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे ऐसे घूमेगी, कैसे घूमेगी ये पता कैसे करेंगे, तो पता कैसे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैं बताता हूं, फिर बताता हूं ये घूमेगी किधर, चेक करेंगे हम इसको घुमा करके। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है देखिए इसको, और फिर हम चेक करेंगे कि किस दिशा में घूमेगी, हम बताएंगे आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है,
अब फ्लेमिंग का तो बायां हाथ हम ले नहीं आएंगे, लेफ्ट हैंड, मेरे पास मेरा बायां हाथ है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग ने कहा कि आप अपने बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को ऐसे रखो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, दिख रहा है? बाएं हाथ, मेरा बायां हाथ लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, है ना परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, लंबवत रखो कुछ इस तरीके से। थोड़ा कैमरा के पास में अपनी उंगली लेके आता हूं, आपको शायद अच्छे से दिखाई दे। ये है, तीन उंगलियां दूसरे की परपेंडिकुलर है ना, ये जो उंगली है इसको बोलते हैं फोर फिंगर, तर्जनी, फोर फिंगर बोलते हैं हिंदी में तर्जनी। ये जो है ये मिडिल फिंगर है, मध्यमा बोलते हैं इसको। ये थंब है, अंगूठा। ऐसे हाथ था हमारा लेफ्ट हैंड, इस उंगली को क्या बोलते हैं? फोर फिंगर, तर्जनी, इसको मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये अंगूठा। इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखिए, ऐसे कर दिया। अगर ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, फोर फिंगर, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगी? ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही रोटेशन होगा। यानी थंब या तो कह लो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, या जिधर मोटर घूमेगी वो डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, तो ये बल की दिशा होगी। इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, दिस विल बी फोर्स। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, मिडिल फिंगर करंट की दिशा में है, तो थंब फोर्स की दिशा में होगा। यही फ्लेमिंग ने कहा। फ्लेमिंग ने यही कहा कि आप अपने बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है और ये करंट की दिशा में है, तो अंगूठे की दिशा में ही बल लगेगा मोटर पर, और मोटर अंगूठे की दिशा में घूमेगी। पहले मैं लिख देता हूं, फिर बताता हूं कैसे घूमती है। क्या है? इफ फोर फिंगर, जो चौथी उंगली है तर्जनी बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को बताए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में हो। मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर जो है ये करंट की दिशा में हो या करंट की दिशा को बताए। देन जो आपका थंब होगा, अंगूठा, ये क्या करेगा? ये फोर्स की दिशा को बताएगा। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही बल आघूर्ण लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स की दिशा को बताएगा, या कह लो रोटेशन की दिशा को बताएगा। जिधर बल लगेगा मोटर उधर ही तो घूमेगी। तो अगर आपकी तर्जनी यानी ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर मध्यमा करंट की डायरेक्शन में हो, तो अंगूठा जो होगा ये लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये जो मिडिल जो तर्जनी है, फोर फिंगर, ये किसकी दिशा को बताती है? बोलना ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। आपसे पूछ लिया जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा, ये किसकी दिशा को बताती है? ये धारा की दिशा को बताती है, करंट की दिशा को। थंब किसकी दिशा को बताता है? थंब बताता है फोर्स की दिशा को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कहां करते हैं? डीसी मोटर में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? डीसी मोटर की घूमने की दिशा पता करने के लिए। आइए पता करते हैं दिशा। जब हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मिल ही गया है तो यूज करो ना, करो, यूज करो। यहां नो जितेंद्र, नो रिटन वर्क इंग्लिश में होगा, समझाने का काम हिंदी में होगा। आइए हम देखते हैं कि ये डीसी मोटर की कॉइल है किधर घूम रही है। आइए देखिए, सबसे पहले ये जो कॉइल है इसके इस हिस्से को देखो, आप इस हिस्से को पकड़ो। आप इस हिस्से को पकड़ो। देखिए आपके फ्लक्स की दिशा किधर से किधर है। इस हिस्से पे फोर्स देखो किधर लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इस हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड उधर ही जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स, फ्लक्स इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फ्लक्स इधर है। आपकी इस उंगली को फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना, रख दिया।
ये जो मिडिल फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट किधर जा रही है इसमें, करंट इस हिस्से में तो ऊपर जा रही है, ये करंट ऐसे ऐसे आई थी तो इस हिस्से में करंट ऊपर जा रही है, तो इस उंगली को करंट की डायरेक्शन में रखिए, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसको करंट की डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये वाली उंगली इस दिशा में है, इसको करंट की डायरेक्शन में रखिए। करंट ऊपर है तो क्या करो, इसको ऊपर करो, कर दिया ऊपर ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये करंट की डायरेक्शन, इस हिस्से की केवल बात करें, बाकी सबकी ना बात नहीं करें पूरे कॉइल की, केवल इस हिस्से को देख रहा हूं मैं। इस हिस्से में करंट ऊपर है, ये ऊपर है ऐसे, देखो ऊपर करंट ऊपर है, ये ऊपर करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये करंट की डायरेक्शन में है, तो थंब की दिशा में क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स थंब क्या है मेरा, अंदर की तरफ लग रहा है। स्मार्ट बोर्ड के अंदर को चीर दूं मैं, क्या है इसे दबा करके, अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, फोर्स अंदर की तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट, इस सिस्टम करंट ऊपर, थंब की दिशा में फोर्स लग गया। देखो ऐसे ही, हाँ थंब किधर जा रहा है, अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स, थंब अंदर, तो इस हिस्से में फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो अगर इस हिस्से में फोर्स की बात करें तो अंदर की तरफ, इस हिस्से में जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड, इनसाइड फोर्स लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ। इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। आइए जरा इस हिस्से की बात करते हैं, इस वाले हिस्से पे फोर्स किधर लग रहा है, क्वाइल का जो ये वाला हिस्सा है इससे फोर्स किधर लग रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अपनी इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रख दिया, रख दिया। इस मिडिल फिंगर को, इसको करंट की डायरेक्शन में रखो। करंट किधर, इस हिस्से में केवल देखो, करंट क्या है, नीचे, करंट नीचे है, ये करंट की डायरेक्शन में है नीचे। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो थंब की दिशा में फोर्स लगेगा। इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज करंट डायरेक्शन, दिस इज फोर्स डायरेक्शन, दिस विल बी फोर्स डायरेक्शन। इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, दिस इज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर से इधर, करंट है ना ऊपर से नीचे, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। इस हिस्से पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो इससे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड फोर्स, आउटसाइड फोर्स। अब आप बताओ, इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। यानी अगर मैं अपने इस फोन को यहां पे ऐसे रख दूं, ऐसे देखो, इस फोन को मैं यहां पे ऐसे रख दूं, ये इस हिस्से पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ फोर्स लगाओ, इससे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है इधर, और इस हिस्से फोर्स किधर लग रहा है, इनसाइड फोर्स, अंदर की तरफ। इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे। इससे फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इसको ऐसे लग रहा है फोर्स, ये है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इस हिस्से पे। और इस हिस्से फोर्स क्या लग रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो अगर इस पे फोर्स बाहर लगा, इस पे फोर्स अंदर लगा, तो कैसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी। क्योंकि इस पे किधर लग रहा है फोर्स, बाहर की तरफ, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। आप देखो, इस पे बाहर लग रहा है ना ऐसे, और इस पे अंदर लग रहा है। तो इस पे एक बलाघूर्ण आया, वो बलाघूर्ण इसको या टॉर्क इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा, बाहर अंदर। ये इस मेरा हाथ मान लीजिए, ये मेरा हाथ है, दिख रहा है आपको कितना सुंदर हाथ है। इस पे फोर्स इधर लगेगा, और इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। जब इस पे फोर्स, एक फोर्स लगा इधर, इस पे फोर्स लगा इधर, तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे मोटर घूमेगी। इस पे फोर्स आउटसाइड मतलब बाहर, इधर, इधर कोई धक्का दे रहा है। इससे फोर्स अंदर, इस पे अंदर लग रहा है, इस पे बाहर, इस पे अंदर, तो ऐसे घूम नहीं जाएगा, ये घूम जाएगा ऐसे। जैसे फोन है, ये है ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे आपकी मोटर घूमती रहेगी। तो मोटर किस दिशा में घूमी है ये पता कैसे किया आपने, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। तो डीसी मोटर के डायरेक्शन जो है रोटेशन की क्या होगी वो पता कैसे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। वही मैंने लिखा था कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सवाल आता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल क्या पता करने के लिए करते हैं, डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या,
अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। फोर फिंगर मतलब तर्जनी, चौथी उंगली है। मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा, थंब तो जानते हो अंगूठा। सर मैं मासूम हूं, लिख दो ना सर। चिंटू बहुत मासूम है चिंटू। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने देख लिया कि इसकी घूमने की डायरेक्शन कैसी होगी। तो आपकी जो रोटर है, ये अगर रोटर मान लें तो ऐसे से घूमेगी, ऐसे है ना, ऐसे से घूमेगी इस केस में। और इस पे फोर्स बाहर लगा और इस पे फोर्स अंदर, तो है ऐसे से घूम जाएगी। तो आपकी रोटर घूमने लग गई। क्या प्रिंसिपल लगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर थी और करंट आपने दिया ही इसको, क्योंकि डीसी मोटर है तो वोल्टेज तो देंगे, वोल्टेज दिया है बैटरी का, करंट आ ही रही है इसे। तो जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है और उस बल के कारण वो घूमती है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it and due to that force it rotates। ये तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया डीसी मोटर का। और किस डायरेक्शन में घूमेगी ये पता करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है आपको बता दिया गया। तो हमने आपको बताया बेसिक, बहुत बेसिक बताया डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर क्या करती है। डीसी मोटर को हम इनपुट पे डीसी वोल्टेज देंगे तो आउटपुट पे मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, नहीं मोटर घूमेगी। डीसी मोटर में रोटर की जो वाइंडिंग है या डीसी मशीन में जो रोटर की वाइंडिंग है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं रोटर की वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग। और स्टेटर की जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, जो फ्लक्स पैदा कर रहे हो आप, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हो आप, उसका आगे इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या कर रहे हो कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो ना करंट कैरिंग कंडक्टर को, तभी तो काम आगे बढ़ रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, फील्ड वाइंडिंग से। आप करो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आया कहां से, यह है वो चुंबकीय क्षेत्र, यह है वो फ्लक्स। ये फ्लक्स आया कहां से, चुंबक से, किससे, फील्ड वाइंडिंग से। कि फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा करी बहुत जरूरी फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स उसको बोलते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग का काम है फील्ड फ्लक्स पैदा करना। आर्मेचर वाइंडिंग जो है, इसको रोटर की वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। और ये रोटर घूमेगी कैसे, ये आपको सिद्धांत हमने बता दिया डीसी मोटर का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि रोटर को आर्मेचर बोलते हैं, रोटर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, स्टेटर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। स्टेटर वाइंडिंग का काम क्या है या फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, फील्ड फ्लक्स पैदा करना। मोटर किस दिशा में घूमेगी ये पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स विल एक्ट ऑन इट ड्यू टू व्हिच इट विल रोटेट। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर बल लगेगा, इस तरह घूमेगी। ये है कहानी डीसी मोटर की घूमने की। बस इतना ही पढ़ाएंगे आज, इससे ज्यादा नहीं। अब वो आगे की कहानी में आप पढ़ोगे खैर कि जब ये फील्ड वाइंडिंग क्या है स्टेटर की और ये रोटर की वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग, अगर इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ दिया, इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ दिया तो बोल डीसी शंट मशीन बन जाती है, शंट मोटर बन जाती है। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ दिया तो शंट मोटर बन गई। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ दिया तो सीरीज मोटर बन गई। अरे फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, इसको इसके सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, इसको इसके पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। अगर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ा तो शंट मोटर बन गई, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा तो सीरीज मोटर बन गई। वो कहानी बात है, शंट कब बनता है, सीरीज कब बनता है, कंपाउंड कब बनता है, वो सब कहानी डायग्राम के साथ देखोगे बाद में। आज हमने बस बेसिक प्रिंसिपल आपको बताया डीसी मोटर का कि ये घूमती कैसे है और किस दिशा में घूमती है वो पता कैसे करेंगे। ठीक, तो ये थी बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास डीसी मोटर की। डीसी मोटर तो बहुत बड़ी है लेकिन आज जितना एक क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया जा सकता है मैंने उतना पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक तरीके से डेमो क्लास के तौर पे लेना, बाकी जब डीसी मशीन स्टार्ट होगा फिर वहां से जीरो से सारी चीजें चलेंगी आपकी। तो इस बैच में आपको मशीन पूरी तरीके से लाइव पढ़ाई जाएगी, मेजरमेंट पूरा लाइव होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन यानी पावर सिस्टम वो भी पूरा लाइव होगा, यूडब्ल्यू और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी पूरा लाइव होगा, एसी एनालिसिस भी पूरा लाइव होगा। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट मेनली आरआरबी जेई या एसएससी के हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा तो लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ाऊंगा मैं। तो आप इस बात को लेकर चिंतित मत रहिए सर सारा रिकॉर्डर तो नहीं डलवा दोगे, नहीं, ठीक है। तो आप करियर वेल ऐप पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल को, जो कि आपको आरआरबी जेई में हेल्प करेगा, एसएससी जेई वगैरह में हेल्प करेगा आपको। नॉन टेक इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉन टेक था नहीं इस बैच में, वो डलवाया कि मैंने या डलवाऊंगा जो चीज अभी बाकी है नॉन टेक की, ताकि आपको नॉन टेक के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। करियर वेल ऐप के जो ट्रस्ट वर्दी टीचर्स हैं, रिलायबल और एक्सपीरियंस टीचर, उनसे आपको नॉन टेक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस बैच को लेकर के और कोई डाउट नहीं होगा।
और बाकी अगली क्लास जो हमारी होगी ऐप पे, उसमें हम एसी एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर उसकी क्लास एक एक करके करेंगे और उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।